Hello everyone and welcome to Academics with Rahul YouTube channel. Let's learn together. अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। आज हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 2 करेंगे जो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। जो ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, वो जल्द ही टेरिटरी पर कब्जा कैसे करने लगे, यानी व्यापार से राज कैसे करने लगे, शासन कैसे करने लगे, उसके बारे में ये चैप्टर है। हाउ द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करना शुरू कर दिया, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. जितने भी मुगल रूलर्स थे उनमें से कई मुगल रूलर्स तो काफ़ी स्ट्रांग थे तो कुछ वीक थे। जो शुरुआती मुगल रूलर्स थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे और लास्ट स्ट्रांग मुगल रूलर था औरंगज़ेब, क्योंकि औरंगज़ेब के बाद जो सक्सेसर्स उसके आए, जो इसके बाद के रूलर्स मुगल रूलर्स आए, वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि वो किंगडम को ऐसे ही बनाए रखते। इसीलिए जो मुगल एम्पायर है वो इसके बाद क्या होने लगा, धीरे धीरे होके खत्म होने लगा। सो औरंगजेब लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। उसने बहुत बड़े एरिया पे, बहुत बड़े टेरिटरी पे कंट्रोल कर लिया था, जिसको हम इंडिया के नाम से जानते हैं। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 many Mughal governors, subadars, and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdom. औरंगज़ेब की डेथ के बाद, जो कि 1707 में हुई, कई सारे मुग़ल गवर्नर्स थे जिनको सूबादार्स बोला जाता था, और कई बड़े ज़मींदार ने क्या कर दिया, अपनी अथॉरिटी क्या करने लगा, डिक्लेयर करने लगे वो लोग, और अपने अपने किंगडम्स बनाने लगे। यानी जिस एरिया पे वो काम करते थे उन्होंने ये कह दिया कि वो एरिया अब हमारा है और यहाँ पर हमारी अथॉरिटी चलेगी, क्योंकि मुगल रूल वीक हो गया था औरंगजेब की डेथ के बाद। As powerful regional kingdom emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. और क्योंकि मुगल रूल के कमज़ोर पड़ने पे जब नई नई रीजनल पावर इमर्ज होने लगी इंडिया में, तो दिल्ली से उस सबको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. और 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में एक नई पावर इमर्ज हो रही थी, एक नई शक्ति इमर्ज हो रही थी, और वो शक्ति क्या थी, द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिशर्स। Did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? आप शायद जानते होंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ओरिजिनली किस तरह से आए थे स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे, यानी व्यापार करने के लिए वो भारत आए थे, और उस टाइम पे उनकी कोई इच्छा नहीं थी, रिलेक्टेड मतलब अनविलिंग, उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो वहाँ की टेरिटरीज को कब्जे में ले लें। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ द वास्ट एम्पायर? लेकिन फिर ये लोग इतने बड़े एम्पायर के शासन कैसे बने? इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम आउट। और इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इतना बड़ा रूल कैसे फैला लिया अपना। इस पिक्चर में एक सीन है, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय द कैप्टन हॉटसन। इस पिक्चर में बहादुर शाह जफर है जो कि एक मुगल रूलर थे, और उनके लड़के हैं जिसको अरेस्ट किया जा रहा है कैप्टन हॉटसन के द्वारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट की तरफ कैसे आई। ईस्ट इंडिया कंपनी आप जानते हो ब्रिटिशर्स की थी, और ये ब्रिटिश इंडिया से किस तरफ आई, ईस्ट डायरेक्शन में इंडिया आई ट्रेडिंग करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या लिया, एक चार्टर साइन करवाया इंग्लैंड के रूलर से जो कि थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट।
चार्टर का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जो आपको ये हक देता है कि आप किसी चीज़ को यूज़ कर सकें, यानी आप समझते हो किराए पर देना। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने उन्हें ग्रांट कर दिया और ये राइट दे दिया कि आप जाइए और ईस्ट में पूरा ट्रेड करिए, पूरा व्यापार करिए। दिस मैन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ये था, चार्टर में का मतलब ये था कि कोई भी ट्रेडिंग ग्रुप इंग्लैंड में आपसे compete नहीं करेगा, यानी ये उस फील्ड में अकेले रहेंगे और कोई भी इनसे compete नहीं करने वाला। With this charter, the company could venture across the oceans looking for new land from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. इस चार्टर के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्हें कोई भी वेंचर कर सकते थे वो ओशन में, यानी कोई भी नया रिस्क ले सकते, इन्वेस्टमेंट कर सकते थे अपनी, और नई जगहों को ढूंढ सकते थे जहाँ से वो जो माल था, यानी रॉ गुड्स थे, वो सस्ते प्राइस पर खरीद सकते थे और उसके बाद उन्हें यूरोप में आके हायर प्राइसेस पर बेच सकते थे। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फेयर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई डर भी नहीं था कि कोई दूसरी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी उनको कोई कंपटीशन देगी। Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition, so they would buy cheap and sell dear. और जो भी मर्केंटाइल यानी व्यापार करने वाली जो भी कंपनीज थी, वो उस समय में प्रॉफिट कैसे करती थी? इस तरीके से कि कोई दूसरा उन्हें कॉम्पीट ना करे। ये वो इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि कोई भी उनको कॉम्पीट ना करे, कोई भी उस फील्ड में उनके अलावा ना हो, ताकि वो अच्छे से प्रॉफिट कर सके, चीप खरीद सके यानी सस्ता खरीद सके और महंगा बेच सके। मर्केंटाइल का मतलब ही होता है एक बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरीली थ्रू ट्रेड बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइसेस। मर्केंटाइल एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें प्रॉफिट जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है? चीज़ों को खरीद के और उसके बाद उन्हें महंगा बेचकर, यानी सस्ता खरीद के महंगा बेच के ही ये बिजनेस किया जाता है। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. लेकिन जो ये शाही चार्टर था, एग्रीमेंट था, ये पूरी तरीके से जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी, आपको पता है जो ब्रिटिशर्स थे वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट से आते थे, तो अदर यूरोपियन पावर्स थी, उन्हें ये नहीं रोक पाया कि वो वहाँ पर ना जाएं और ईस्ट इंडिया कंपनी को compete ना करें। By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. इसके पहले कि सबसे पहले इंग्लिश शिप्स यानी अंग्रेजों के शिप्स सेल करके वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के अराउंड जाकर, केप ऑफ गुड होप के अराउंड जाकर इंडियन ओशन को क्रॉस करते, इसके पहले ही जो पोर्टुगीज थे वो ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुके थे इंडिया में, और जो वेस्टर्न कोस्ट थी हमारी, पश्चिमी कोस्ट, उस पर पहले से ही अपना बेस इस्टेब्लिश कर चुके थे। और वो बेस कहाँ इस्टेब्लिश किया था? गोवा में। In fact, it was a Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered the sea route to India in 1498. In fact, वो वास्को डा गामा था जो कि एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था, और उसने ये सी का रास्ता यानी समुद्री रास्ता जो कि भारत तक आता था, इंडिया तक आता था, 1498 में उसकी खोज कर ली थी। By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. और 17th सेंचुरी की शुरुआत में ही जो डच लोग थे वो भी ट्रेडिंग करने की पॉसिबिलिटी से इंडियन ओशन को क्रॉस करके आ गए। Soon the French traders arrived on the scene, और इनके बाद फ्रेंच लोग भी ट्रेड करने के लिए आ गए। The problem was that all the companies were interested in buying the same things. अब प्रॉब्लम क्या थी? बहुत सारे लोग आते गए ट्रेडिंग करने के लिए, इंग्लिश लोग सोच रहे थे, उसके पहले पोर्टुगीज पहले से थे, फिर डच आ गए, फिर फ्रेंच आ गए और फिर ब्रिटिशर्स भी आ गए। अब इतने सारे लोग बिजनेस करने के लिए इधर पे आ गए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सबको एक ही चीज़ चाहिए थी। Everybody was interested in buying the same things. So the fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe,
वो फाइन क्वालिटी का कॉटन और सिल्क यानी रेशम जो कि इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता था, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा थी यूरोप में, यानी यूरोप के बाज़ारों में वो अच्छा खासे दाम पर बिकता था। पेपर, क्लोव्स, कार्डामोम, सिनेमन टू वर इन ग्रेट डिमांड। उसी तरीके से काली मिर्च, पेपर यानी काली मिर्च, क्लोव्स यानी जो लौंग हम गरम मसाले में यूज़ करते हैं, कार्डामोम इलायची, और सिनेमन यानी दालचीनी एक और गरम मसाला है, ये भी कई ज़्यादा डिमांड में थे। Competition among the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased and this reduced the profit that could be earned. जब इन यूरोपियन कंपनीज के बीच में कंपटीशन होने लगा, इससे हुआ क्या? इनएविटेबली यानी इनअवॉइडेबली या ज़रूरी था कि दाम बढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि जब इतने सारे लोग एक ही चीज़ के ट्रेडिंग कर रहे थे तो दाम बढ़ने ही थे। इनके कंपटीशन की वजह से इन चीज़ों के दाम बढ़ गए, क्योंकि हर कंपनी यही चीज़ खरीदना चाहती थी और इससे जो उनका प्रॉफिट था वो कम हो गया। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वॉज बाय एलिमिनेटिंग द राइवल कॉम्पिटिटर्स। तो अब सिर्फ एक ही रास्ता रह गया था कि बाकी सबको रास्ते से हटा दिया जाए और अकेले ट्रेडिंग की जाए। The urge to secure market therefore led to fierce battles between the trading companies. इसी के वजह से ये जो इच्छा थी उन लोग की कि मार्केट पर सिर्फ हमारा राज हो, सिर्फ हम ही प्रॉफिट लें, इससे हुआ क्या? इसके वजह से कई सारी बैटल्स लड़ी गई, लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुए ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में। Through the 17th and the 18th centuries, they regularly sank each other's ship, blockaded routes, and prevented rival ships from moving with supplies of goods. इसीलिए 17 यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान ये लोग एक दूसरे के जहाज़ों को डुबा देते थे, या फिर जो रूट्स रास्ते होते थे उन्हें रोक देते थे, या एक दूसरे के शिप्स को जो कि माल से भरकर आते थे या जाते थे उन्हें रोक देते थे या फिर डुबा देते थे, ताकि दूसरी कंपनी प्रॉफिट ना कर पाए। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। जो ये व्यापार था, अब ये व्यापार किसके साथ होने लगा? क्योंकि उन्हें पता था कि ये इस तरह के कुछ खतरे हैं, तो वो आर्म्स के साथ निकलते थे, यानी हथियारों के साथ, वेपन्स के साथ। और जितने भी ट्रेडिंग पोस्ट थे, यानी वो जगह जहाँ से माल लादा जाता था या फिर उतारा जाता था, तो उन पर क्या करने लगे? फोर्टिफिकेशन करके, यानी फोर्ट बनाकर, फोर्ट आप जानते हो क्या होता है? किला बनाकर उसकी सुरक्षा करने लगे। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट विथ and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. और ये इन लोगों का एफर्ट कि हम किला बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो ट्रेड, इससे क्या हुआ? जो लोकल रूलर्स थे इंडिया के, जो यहाँ पर रूल करते थे, उनसे इनका कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, झगड़ा बढ़ने लगा। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। इसीलिए कंपनी को ये करना नामुमकिन हो गया कि वो अपने व्यापार को और जो राजनीति थी उनको दूर दूर रख पाता। अब चलिए जानते हैं कि ये आगे क्या हुआ इसके। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना व्यापार शुरू कर दिया। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री रिवर हुगली के किनारे यानी उसके बैंक्स पर 1651 में एस्टैब्लिश की गई। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेड्स नोन एज दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। यही वो समय था जब कंपनी, जो ट्रेडर्स थे कंपनी के, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्या स्टार्ट कर दिया? अपना बेस लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसको उस समय पे फैक्टर्स कहा जाता था। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। ये फैक्ट्रीज में क्या होता था? एक तो होता था वेयर हाउस, जहाँ पे जो भी माल लादा जाना है या फिर बाहर भेजना है शिप से, वो सब स्टोर करके रखा जाता था। और वहीं पर ऑफिसेज भी होते थे जहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल्स बैठा करते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। जैसे ही इनका व्यापार बढ़ने लगा, एक्सपेंड होने लगा, फैलने लगा, तो कंपनी ने जितने भी व्यापारी थे, मर्चेंट थे, उनसे कहा, उन्हें तैयार कर लिया, परसुएट कर लिया, यानी उनके राजी कर लिया कि वो अपना जो सेटलमेंट है, रहने का है, वो हमारी फैक्ट्री के आसपास लगाए। 1696 में
इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट, और 1696 में इन्होंने एक किला बनाना भी शुरू कर दिया उन सब सेटलमेंट के अराउंड। 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी right over 3 villages। 2 साल बाद इन्होंने मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब किया। ब्राइब मतलब उन्हें रिश्वत दी और कहा कि हमें जमींदारी के हक दे दीजिए 3 गांव के। वन ऑफ दीज वर कालीकट। इनमें से एक गांव का नाम क्या था? कालीकट, विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कैलकट्टा और कोलकाता, जो कि बाद में कलकत्ता या कोलकाता के नाम से जाना जाता है। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free। और इन्होंने जो मुगल एम्पर औरंगजेब थे उनको भी राजी कर लिया कि वो एक ऐसा फरमान इशू करें। फरमान क्या होता था? एक रॉयल शाही आदेश मान सकते हो, यानी कि रॉयल ऑर्डर। उन्हें ये फरमान इशू करना था कि कंपनी को ये हक है कि वो यहाँ पर व्यापार कर सकती है, वो भी विदाउट ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री मतलब उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा, कोई कर नहीं देना होगा। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। कंपनी ऐसे ही लगातार कोशिश करती रही कि या तो उसके कोई कंसेशंस मिलते रहे, कंसेशंस मतलब उसे सुविधा, छूट, डिस्काउंट टाइप की चीज़ें मिलती रहें, या फिर जो पुराने प्रिविलेजेस थे, यानी पुराने जो उन्हें सुविधाएं और फ़ायदे मिल रहे थे उनको थोड़ा सा चेंज कर दे, उनको एडिट कर दे, चेंज कर दे। ये करने की वो कोशिश करते रहे। औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, क्योंकि जो औरंगजेब ने फरमान निकाला था उस फरमान के अकॉर्डिंग उनको सिर्फ इतना हक था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे, वो भी बिना टैक्स के। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। लेकिन ऐसे ऑफिशियल्स जो कि कंपनी से साइड में हट के जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, एक तो कंपनी के द्वारा ट्रेडिंग हो रही थी, व्यापार हो रहा था, और कुछ लोग अपना प्राइवेट व्यापार भी कर रहे थे, कुछ ऑफिशियल्स। तो ऐसे ऑफिशियल जो कि अपना प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहे थे उनको कर देना ज़रूरी था, यानी ड्यूटी देना ज़रूरी था, टैक्स देना ज़रूरी था। दिस दे रिफ्यूज टू पे, कॉजिंग एन इनोमस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। और इन ऑफिशियल्स ने ये टैक्स देने के लिए मना कर दिया। इससे हुआ क्या? बंगाल को बहुत बड़ा रेवेन्यू का नुकसान हुआ, पैसों का नुकसान हुआ। ये फोटो आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या है? लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप्स इन मद्रास पेंटेड बाय विलियम शेक्सपियर। ये विलियम सिम्पसन्स के द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग है जिसमें ये शिप्स हैं जो कि यहाँ पर गुड्स ला रहे हैं, मद्रास में बहुत सारा माल लेके आ रहे हैं। तो यह हमारा हिस्ट्री चैप्टर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 की लिंक अपलोड होते ही मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पार्ट 2 देख सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।